ओवरसोल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा टेंटेटिव जोन तो है बाजार का। साहिल कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल कपूर की स्पेशलिटी ये है कि वो मैक्रो और माइक्रोज को बहुत बढ़िया जोड़ के आपको बाजार की पिक्चर दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग साहिल, आप ऑफिस आ गए हैं लग रहा है। अब ऑफिस पूरी तरीके से चालू हो गया है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये जो पूरे माहौल बन रहा था बाजार में कि सारी ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस 20-20% टॉप से नीचे हैं, एग्री कमोडिटीज टॉप से नीचे हैं, सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं नीचे आया है। इनफैक्ट किसी हमारे फ्रेंड ने, हम लोग के कॉमन इकोसिस्टम में किसी ने यूएस इन्फ्लेशन का जो ब्यौरा दिया, उसमें क्रूड इंड्यूस्ड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आपके फ्रेट हो गया और दूसरी चीज़ें, उसको अगर आप हटा दीजिए तो कोर इन्फ्लेशन तो 4% पे ही है। लेकिन बाजार इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा है और ये पीक इन्फ्लेशन शायद बनने वाला है, इस थ्योरी को भी पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है और एक रिस्क ऑफ चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? अजय, सबसे पहली बात यह है कि लास्ट 1-2 दिन में या एक हफ्ते में जो मार्केट ने मूवमेंट दिया, उसका एक बड़ा कारण है मार्केट का प्राइसिंग इन ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स। कल और परसों के अंदर अगर आप देखेंगे, हालांकि कल के अंदर आफ्टर जब यूएस इन्फ्लेशन डेटा आया, उसके अगले 24 घंटे में मार्केट जो पहले 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था फेड से, अभी तकरीबन 95-97% प्रोबेबिलिटी जो फेड फंड फ्यूचर्स हम देखते हैं वो दिखा रहे हैं कि शायद 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो सकता है। तो एक मार्केट का ये रीएडजस्टमेंट हुआ है। पिछले 4 दिनों में हमारी 10 ईयर यील्ड जो है, यूएस की 10 ईयर यील्ड तकरीबन 60 बेसिस पॉइंट्स ऊपर है। ये बहुत ही रेयर ओकेजन है जब यहाँ पे होता है। तो मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हैं, ये जो हम मार्केट में देख रहे हैं, काफी सारे फ्लोज और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के द्वारा दे आर इन्फ्लुएंस्ड। इसका इन्फ्लुएंस जो है मार्केट पे काफी ज्यादा है इस समय। और दूसरा जो आपने बोला, 2-3 डेटा रीडिंग्स आई है रिसेंटली, जिसने शायद ये इन्फ्लेशन, पीक इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन का पीक आउट होगा, इस थियोरी को थोड़ा पीछे धकेल दिया। अगर आप देखेंगे यूएस का पीएमआई डेटा जो कि एक्सपेक्टेड था सॉफ्ट हो जाएगा, वो स्ट्रांग आया। यूएस की जॉब ओपनिंग्स डेटा जो एक्सपेक्टेड था सॉफ्ट हो जाएगा, वो भी रिलेटिवली बेहतर आया। और उसके बाद जब आपने सीपीआई डेटा देखा, तो उसमें हालांकि कोर सीपीआई नीचे आ गया, लेकिन जो अभी इन्फ्लेशन के जो ड्राइवर्स हैं वो अभी भी ऊपर थे। तो मुझे लगता है जहां पे मार्केट ये थियोरी बना रहा था कि हम ऑलरेडी एक पीक देख चुके हैं, या फिर ये पीक जो हमारे मई या जून के महीने में आ जाएगी, शायद वो 1-आध महीने से और आगे चला गया है। और ये नी जर्क रिएक्शन हमें ग्लोबली सब मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये रिस्क ऑफ अक्रॉस मार्केट्स है। तो मुझे लगता है कि ये इट इज लॉट टू डू विद कैपिटल फ्लोज राइट नाउ। ये काफी सारा जुड़ा हुआ है पोजीशन स्क्वेयरिंग ऑफ के अंदर। तो ये बताइए, अब इसको हम जोड़ते हैं बाजार से। बाजार में ये जो उम्मीद आ रही थी कि शायद इन्फ्लेशन शायद पीक होने की विजिबिलिटी दिख रही है, बाजार सस्ता हो गया है, लेकिन अभी फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सस्ता तो नहीं है। हाँ, हालांकि ग्रोथ अच्छी है, गिरा भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम डेटा पॉइंट्स देखें कि यूएस मार्केट्स टॉप से कितना नीचे आए और हम कितना आए, हम तो आधा भी नहीं गिरे। तो क्या ये हमें वल्नरेबल बनाता है? क्या इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना चाहिए और जंप नहीं करना चाहिए इस बाजार में? अजय, 2-3 डेटा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। पहला तो वैल्यूएशंस की बात करते हैं, तो हम ट्रेलिंग बेसिस पे 20-20 टाइम्स के आसपास है प्राइस टू अर्निंग्स, और हमारा 10 ईयर एवरेज भी 20 है, बल्कि हम 10 ईयर एवरेज के स्लाइटली नीचे आ गए हैं। और जब भी कोविड क्रैश आया था, तब भी हम 19.5 और 20 के बीच में आसपास कहीं जाके हम लोग बॉटम आउट हुए थे। और अगर आप फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखेंगे तो हम 18-18.5 टाइम्स पे हैं, जो कि अगेन हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है। अगर आप, और दूसरा डेटा पॉइंट अगर आप देखेंगे, जो आपने करेक्शन की बात की, तकरीबन 30% से ज्यादा स्टॉक्स हैं निफ्टी में या एनएससी 500 में जो 30% से ज्यादा गिर चुके हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में डैमेज काफी ज्यादा हुआ है। अभी मैं एक डेटा देख रहा था कि ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है। तो अगर आप मार्केट पीक देखेंगे, जो कि अक्टूबर 2021 को बना है, वहां से लेके अभी तक केवल 18% ऐसे शेयर है एनएससी 500 में जो बढ़े हैं वहां से, बाकी सब शेयर उस लेवल से नीचे हैं। सो करेक्शन इज वाइड स्प्रेड। और एक डेटा पॉइंट बताता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है या बुरा है। सो वैल्यूएशन एक तरफ है, दूसरा आप शॉर्ट टर्म डेटा रीडिंग्स देखिए। इस समय एफआई की शॉर्ट पोजीशन तकरीबन 1 लाख करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स है। लास्ट टाइम ये पोजीशन इतनी बड़ी कब थी
आई थिंक 7 या 8 मार्च को, जब ये रशिया यूक्रेन वॉर अपनी पीक पे थी, जब नॉइस पीक पे था, उससे पहले 23 मार्च या 24 मार्च 2020 जहां पे मार्केट बॉटम आउट हुआ है, ये पीक रीडिंग थी वहां पे। और उससे पहले अक्टूबर 2018 में। तो आप ये रीडिंग्स अगर आप देखेंगे, दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू जहां पे मार्केट अपने बॉटम बनाने की कोशिश करता है। ये सब इंडिकेटर्स एग्जैक्ट नहीं है, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ये एक इंडिकेशंस हैं। अगर आपको दिखता है कि मार्केट के अंदर सेक्टर चर्न हो रहा है, जो कि मैं एक लास्ट पॉइंट में आपको बताता हूँ कि मार्केट के अंदर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे देखें, तो उसका एक बड़ा इंडिकेटर है कि कौन से लीडिंग सेक्टर से जो कि ये बैक सीट में चले गए हैं। तो आप देखेंगे लास्ट 3 महीने में 2 बड़े लीडिंग सेक्टर आईटी और मेटल्स दोनों 18 और 20% डाउन है, और 2 बड़े लैगार्ड्स बैंकिंग और ऑटो दोनों, बैंकिंग इज डाउन अबाउट 3%, लेकिन ऑटो इज अप 12%। तो ये लीडरशिप चेंज हो रहा है मार्केट के अंदर। तो अगर आप इन सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ देखेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो मुझे लगता है हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे इन्वेस्टर्स अगर बिलो एवरेज वैल्यूएशन या एवरेज वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करेंगे, तो शायद आपने अभी शो स्टार्ट करते ही बताया कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड दे आर एबल टू अर्न नॉमिनल जीडीपी प्लस रिटर्न्स। तो मुझे लगता है हम ऑलरेडी उस जगह पे आ गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट 38% बीएफएसआई हमारे मार्केट कैप का पार्ट है। इसमें से अगर आप बैंकिंग देखेंगे तकरीबन 30-31% है। एज वी स्पीक टुडे बैंक निफ्टी जो है वो 2 टाइम प्राइस टू बुक के नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप पिछले 20 साल का डेटा निकालेंगे, अगर आप एक निवेशक हैं और आप प्राइस टू बुक 2 टाइम्स के नीचे बैंकिंग शेयरों में लगातार निवेश करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से, यू एंड अप मेकिंग मच मोर हैंडसम रिटर्न्स। आपके रिटर्न्स काफी अच्छे रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि ये पैनिक करने का या डरने का टाइम नहीं है। इट्स टाइम टू स्ट्रेटेजिकली एलोकेट। आपको धीरे धीरे अपनी इक्विटी एलोकेशन बढ़ानी चाहिए, और जो इस समय जो हम नॉइज देख रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। और इक्विटी एलोकेशन को जो सेक्टर्स की मैंने बात की उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून साहिल। एक बात और, आपने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाया। इनफैक्ट हम एक ग्राफिक भी प्ले आउट कर रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त आपको, ये तो खैर बैंक निफ्टी बेयर मार्केट में है, इस पर बात हो रही है, लेकिन निफ्टी की जो फेयर वैल्यूएशन, और उसको एक एक्सपर्ट्स इस तरह से भी इसे देखना चाहते हैं कि निफ्टी किन लेवल्स पर फेयर वैल्यू में देखी जाए। यानी अभी भी आप 19-18 के आसपास है और उसे अभी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव मानते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद 16-17 टाइम्स वो एक फेयर वैल्यूएशन है, और वहां पर एक एक्सपर्ट्स का व्यू आता है कि शायद उस वक्त निफ्टी अगर 14,000, 14,500 उस लेवल्स पर होती है तो वो एक फेयर वैल्यू है। आपने अभी ये बोला कि यहाँ पर भी आपको फेयर वैल्यू दिखती है, यानी इन लेवल्स पर 15,700, 15,500, 200, 300, 400 ऑड पॉइंट्स ऊपर नीचे, बट ये एक बेस आपको दिखता है जहां पर जैसे एक फेयर वैल्यूएशन कहना चाहिए। जस्ट वांटिंग टू रिट्रिएट बिकॉज़ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आई विल एक्सप्लेन दैट। देखिए, जो लेवल्स आप बता रहे हैं दे बिकम चीप। वहां पे मार्केट के अंदर ऐसे सेक्टर्स उभर के आ जाएंगे जो कि सस्ते हो जाएंगे। दे विल नॉट ओनली बी एवरेज। अगर आप निफ्टी का ट्रेलिंग पीई देखेंगे तो 2010 में ये 16 हुआ करता था। 10 ईयर ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल 16 था। और अगर आप 2022 देखेंगे तो ट्रेलिंग 10 ईयर्स मल्टीपल खुद 20 हो चुका है, क्योंकि इस बीच में हमारे इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं, निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स चेंज हो गए हैं। सो कंपेयरिंग बोथ द इंडाइसेस इज डिफरेंट टुडे। तो इसलिए अगर आप एवरेज वैल्यूएशन की बात करेंगे तो शायद हम उस जोन के आसपास आ गए हैं, लेकिन अगर आप चीप वैल्यूएशन की वेट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो जोन नीचे है। लेकिन हिस्टोरिकली मैंने ऐसा देखा है कि जब मार्केट एवरेज से चीप जाता है, बहुत निवेशक इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है चीप और चीप होने वाला है। तो मुझे लगता है कि एवरेज वैल्यूएशन आने के बाद आपको एक सिस्टमैटिकली धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए, और गिरते हुए बाजार में इन्वेस्ट करना ज्यादा आसान है। बढ़ते हुए में जो शेयर अच्छे हैं, जिनमें आई थिंक फंडामेंटली विच कंपनीज एंड सेक्टर्स आर साउंड, वो वैसे भी कम गिरते हैं सेकंड फॉल में। सो इवेंचुअली यू एंड अप बाइंग देम एक्सपेंसिव। सो इसलिए बेहतरी यही रहती है कि जब मार्केट एवरेज वैल्यूएशन के नीचे आ जाए, आप उसके अंदर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहें। साहिल, गुड आफ्टरनून। बात एनर्जी पैक की करते हैं, जहां डाउन ट्रेंड हर तरफ हमने देखा है, लेकिन क्रूड, द बॉइलिंग क्रूड इज ऑलवेज इंटैक्ट। अभी भी अगर आप देखेंगे ब्रेड क्रूड $123 पर बैरल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या कोई डिसेंट करेक्शन आगे देखेंगे हम इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट? देखिए, 2-3 इंडिकेटर्स हैं। अगर आप ऑयल का फ्यूचर फॉरवर्ड कर्व देखेंगे तो अभी भी बहुत स्टीप है। उसमें कुछ ऐसे
शॉर्ट टर्म साइंस नहीं है जो ये दिखा रहे हो कि वो बहुत जल्दी कूल ऑफ हो जाएगा। हालांकि एक्सट्रीम पे है, अब वो एक्सट्रीम कितने दिन तक रहती है कहना मुनासिब नहीं है, बट मेरे ख्याल से ऑयल हैज प्लेड टू द स्क्रिप्ट मोस्टली। मैं लास्ट 2-3 बार आपके शो पे आया हूँ और मुझे लगता है कि 110 120 जो है उसकी रेंज है ऑयल की फॉर द टाइम बिंग, और वो तकरीबन उसी के बीच में रहा है। दूसरा एक बड़ा इंडिकेटर जो है वो है क्रैक स्प्रेड्स। मतलब जब आप ऑयल रिफाइन करते हैं, जैसे आप 3 बैरल ऑयल रिफाइन करते हैं तो उसमें से 2 बैरल गैसोलीन और 1 बैरल डिस्टिलेट फ्यूल यानी कि डीजल निकलता है। और जब ये रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है तो जो रिफाइनर है वो इस पे एक मार्जिन कमाते हैं जिसको आप जीआरएम्स भी बोलते हैं। तो क्रैक स्प्रेड उसका एक थंब रूल है, एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है। यूएस में आज जो है ये $60 पे ट्रेड हो रहे हैं, और कुछ ही समय पहले 1-2 साल पहले या बिफोर ऑल दिस क्राइसिस हैपेंड इनका एवरेज हुआ करता था 15 से 20 के बीच में। और एशियन जीआरएम जो $8 से $10 हुआ करते थे आज $25 से $27। तो ये बहुत क्लियर है कि ये अनसस्टेनेबल नंबर्स हैं, ये ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं होते हैं। हम ऑलरेडी एक साइकिल सॉफ्ट कमोडिटीज और मेटल्स में देख चुके हैं, ऑयल भी उसी साइकिल में है अभी। लेकिन ये कहना कि ये कौन से महीने में चेंज होगा या रिवर्स होगा वो मुश्किल है, बट यू कुड से दैट दिस इज इन इट्स फाइनल स्टेजेस। वो कितने समय तक चलता है वो कहना काफी मुश्किल है, बट इसकी नॉर्मलाइजेशन पे या मीन रिवर्जन पे बेट करना मुझे लगता है वो ही बेटर स्ट्रेटजी है बजाय इसकी कंटिन्यूएशन पे बेट करना। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं जहां पे आई थिंक क्रूड ऑयल की जो बैकवर्डेशन है वो तकरीबन $18 से $20 है अभी, जो कि मेरे ख्याल से 30-year हाई के आसपास है अगर आप मार्च का डेटा छोड़ दीजिए। और जो क्रैक स्प्रेड मैंने आपको बताया वो तो ऑल टाइम हाई पे हैं, दे आर 4 to 5 times मोर देन देयर एवरेज। तो ये दो लेवल्स अपने आप में सस्टेन होना आई थिंक मैंने हिस्टोरिकली ऐसा नहीं देखा है, और ऑलरेडी दे आर सस्टेनिंग फॉर द लास्ट 15 days to 1 month। हाउ लॉन्ग दे कैन सस्टेन ये कहना मुश्किल है, बट इवेंचुअली दे विल मीन रिवर्ट। साहिल, आपने बैंक्स के बारे में थोड़ा बात किया, लेकिन मैं आपसे कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग थ्योरी के बारे में बात करना चाहूंगा। हम लोग लास्ट 1 महीने से ट्रैक कर रहे हैं, जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं शो पे, बहुत सारे मैनेजमेंट्स ऑटोमोबाइल स्पेस से। पहली बार हम देख रहे हैं कि कैपेक्स के बारे में बातचीत हो रही है। M&M फर्स्ट टाइम अपना ट्रैक्टर प्लांट डाल रहा है, 10 साल में पहला नया ट्रैक्टर प्लांट। सारे ऑटो कंपनीज ने बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस किए हैं, अनमेट डिमांड की बात की है। सीमेंस और कुछ और कैपिटल गुड कंपनीज भी ये बता रही हैं कि उनके क्लाइंट्स डिस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन और स्लो डाउन के कोई खास स्लो डाउन उनके ऑर्डर बुक्स में नहीं आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को आप कैसे देखते हैं, और इसमें कौन से सब सेगमेंट्स आपको पसंद आते हैं इससे मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स थीम में? अजय, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है इंडिया के अंदर जैसे आप जानते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप देखिए इंडिया का जहाँ पे स्किल है और जहाँ पे इंडिया बेहतर करता है वो ऑफ कोर्स ऑटो और ऑटो एंसिलरी है। तकरीबन हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बास्केट अगर आप देखेंगे जिसको इंजीनियरिंग गुड्स बोलते हैं उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम ऑटो एंसिलरी। और हमारे मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप जो हम अगर अब 17% ऑफ जीडीपी की बात करते हैं उसमें से तकरीबन 45 to 50% इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑटो एंसिलरी। तो ये जो इंप्रूवमेंट्स हैं तो मुझे लगता है वो यहाँ पे तो क्लियरली आएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज यू सेड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अगर आप आरबीआई का ओबीकस सर्वे देखते हैं, हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल है उसका जो लास्ट 10-year एवरेज है वो 70 के आसपास है, और हम वहां 73 है, 73.3, और हम ऑलरेडी 72.9 के आसपास पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे स्लोली स्टेडली आपने ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ये चेंज की बात करी। ये क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग चेंजेस हैं, इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन ये जो चेंजेस हैं धीरे धीरे दे आर इंचिंग अप, और मुझे लगता है अगले 1 से 2 साल में ये अपनी एवरेज के ऊपर चला जाएगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। तो 2-3 तरह के केपेक्स की संभावना है यहाँ पे। पहला तो हम देख रहे हैं अपग्रेडेशन केपेक्स हो रहा है सब इंडस्ट्री में। आप देखेंगे एक बहुत क्लियर ट्रेंड है, दुनिया की हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर रही है। यही कारण है पिछले 15 से 20 साल में जो कंपनीज टेक्नोलॉजी बेचती हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो या सर्विसेज हो, दे आर ओनली वंस हु आर मेकिंग मनी। वही जो है उन्हीं की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, और बाकी सारे सेक्टर जो है वो उन्हीं को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है अभी इंडिया में भी स्ट्रांग हो रहा है। all companies want to upgrade themselves, not only in terms of software but even in terms of hardware। so ये जो automation capex है और upgradation capex है, ये फ्रेश ग्रीनफील्ड केपेक्स जितना बड़ा नहीं है, बट इसकी कम्प्लेक्शन अलग है और ये ज्यादा लंबा चलता है। तो मुझे लगता है अगले 3 से 5 साल ये साइकिल चलेगा,
ये 2002 या 2008 जैसा साइकिल नहीं है, ये शैलो है लेकिन लंबा है। तो ये साइकिल में लार्जर प्ले जो हमें दिख रहे हैं वो होगा इंजीनियरिंग में, ऑटो में, रोड कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग मटेरियल्स में, और ऑफ कोर्स गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमें लगता है ये जो 4-5 ट्रेंड है दे विल कंटिन्यू एंड दिस इज हाउ दिस ट्रेंड विल इवॉल्व। रोड, ऑटो, कंस्ट्रक्शन, होम बिल्डिंग मटेरियल्स, ये कुछ स्पेशल थीम्स जो साहिल यहाँ हाईलाइट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आज हमसे बात करने के लिए और सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।